चैप्टर 221। जरा रुको, अधेड़ उम्र का आदमी अचानक बोला। तुरंत ही अन्ना और बाकी सब कदम रोककर खड़े हो गए। अमृता ने धीरे से गर्दन मोड़ी और उस अधेड़ उम्र के आदमी को घूर कर देखा। सिर्फ उसकी नजर ही इतनी खतरनाक थी कि आदमी के पांव कांप गए और वह डरकर कुछ कदम पीछे हट गया। पहली नजर में अमृता भले ही मासूम और चुपसी लड़की लगती थी, लेकिन उसकी आंखों से जो मौत का आभास निकल रहा था, उसने सामने वाले की रूह तक हिला दी। क्या चाहिए तुम्हें? अन्ना ने बिल्कुल ठंडी और बेमन आवाज में पूछा। तुरंत रिहानी रोजर्स ने अपने पूरे फैमिली को इशारा करके घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। रोजर्स फैमिली को बचाने के लिए आप सबका शुक्रिया। अगर कभी हमें मौका मिला तो हम आपकी मदद जरूर करेंगे। थोड़ी देर रुककर वह बोली, लेकिन क्या मैं जान सकती हूँ आप लोग कौन हैं? अन्ना और साथ खड़े सभी लोग चुप रहे। बिना किसी जवाब या रुके वे आगे बढ़ने लगे। सबसे पीछे चल रहा रवि, जिसके कंधे पर मशीन गन लटकी थी, उसने अचानक आसमान की ओर हाथ उठाया और जोर से चिल्लाया, स्काई ड्रैगन! स्काई ड्रैगन! रिहानी ने धीरे से दोहराया। सिर्फ वही नहीं, बल्कि पूरा रोजर्स फैमिली उस नाम को अपने दिलों में हमेशा के लिए खोद कर बैठ गया। दूसरी तरफ, दूर किसी और मुल्क में इल्यूजरी बैंडिट्स के अस्थायी अड्डे पर एक सुनहरे बालों वाला शख्स मेज पर बैठे अपने बॉस से आदर के साथ बोला, मैंने सुना है कि पिछले 2 महीनों में एक नई पावर उभरी है। सिर्फ 2 महीने में उन्होंने 10 डाकू गैंग्स को खत्म कर दिया। कुर्सी पर टिककर बैठे अल्ताफ सैफी ने बेफिक्री से होठों पर सीटी बजाई और बोला, हाँ, अगर मुझे सही याद है तो वो ग्रुप खुद को स्काई ड्रैगन कहता है, सही। करीब 1 महीना पहले हमारे आदमियों का उनसे टकराव हुआ था। हम बहुत बुरी तरह हारे थे। उसने हाथ पीछे सिर पर रखे। और सोचने वाली बात है, लगता है जैसे उनका टारगेट हम ही थे, जबकि पिछले महीनों में हमने किसी को भी उकसाया नहीं। मेज के बिल्कुल सिर पर बैठा शख्स बाकियों से अलग था। उसने एक लंबा सफेद क्लोक पहना हुआ था, जिसकी गर्दन से क्रॉस लटक रहा था। चांदी जैसे लंबे बाल उसकी कमर तक बिखरे थे। चेहरा बेहद हसीन था, लेकिन उसकी बर्फीली हरी आंखें गहरी और खाली लग रही थीं। उसने एक पल सोचकर गहरी आवाज में कहा, इन्फॉर्मेशन। सुनहरे बालों वाले शख्स ने गंभीरता से जवाब दिया, मिस्टर सैफी, ये टीम जैसे अचानक कहीं से प्रकट हो गई हो। इनके बारे में कोई डिटेल नहीं मिल रही। हर मिशन के बाद ये लोग बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो जाते हैं। यहाँ तक कि मारे गए दुश्मनों के हथियार तक उठा ले जाते हैं। और फिर अगली बार जब लड़ते हैं तो उन्हीं हथियारों के मॉडिफाइड वर्जन यूज करते हैं। इस वजह से ये ट्रेस करना असंभव है कि ये लोग कहाँ से आए हैं। यहाँ तक कि इनकी सही संख्या भी अज्ञात है। अब तक इनका सामना सिर्फ छोटे मोटे बैंडेड ग्रुप्स से हुआ है, जिनकी पावर और हेडकाउंट लेवल के भी नीचे थी। हमारे आदमियों से उनकी मुलाकात भी पूरी तरह से अचानक ही हुई थी। डाकू गैंग और भाड़े के ग्रुप्स ने अपनी ताकत को लेवल्स में बांट रखा था। डाकू और भाड़े के ग्रुप्स की पावर लेवल्स तय थी। एस लेवल सबसे टॉप था, उसके नीचे ए लेवल और सबसे नीचे कमजोर ई लेवल। दुबे जैसे नामी भाड़े के सोल्जर्स और इल्यूजरी बैंडिट्स जैसी गैंग्स एस लेवल पर आती थी। अल्ताफ ने आंखें संकरी कर एक ठंडी धमकी भरे लहजे में कहा, 12 जनरल को कहो कि स्काई ड्रैगन पर कड़ी नजर रखें। अगर सामने आए तो उसी वक्त खत्म कर दो। किसी भी हाल में इन्हें मजबूत नहीं होना चाहिए। जी, मिस्टर सैफी, सभी ने सिर झुकाकर जवाब दिया। सिर्फ 2 महीनों के अंदर ही इस रहस्यमयी नई आर्मी ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। इंटरनेशनल संगठनों से लेकर बड़े देशों के टॉप लेवल ऑफिसर्स तक हर कोई उत्सुक था इस नए नाम स्काई ड्रैगन के उदय को लेकर।
लेकिन मामला अजीब था। वे न तो चोरी डकैती करते, न हत्या, न किसी और आर्मी के लिए काम करते। उनकी पहचान किसी को नहीं पता थी और उनकी मूवमेंट्स ऐसी होती कि मुश्किल से प्रकट होते ही तुरंत गायब हो जाते, बिना कोई सुराग छोड़े। दूसरी तरफ एक परित्यक्त फैक्ट्री की बिल्डिंग के अंदर रवि ने अपने हाथों में पकड़ रखी मॉडिफाइड गन अन्ना को थमा दी। बॉस, ये मॉडिफाई कर दी गई है। अन्ना ने गन हाथ में घुमाई, उसकी बैलेंसिंग चेक की और हल्की स्माइल के साथ बोली, बुरा नहीं, इसका परफॉर्मेंस पिछली वाली से भी बेहतर है। ये सुनते ही रवि का चेहरा गर्व से खिल गया। उसने शान से नंदिकेश, सोनू और बाकियों की तरफ देखा, जैसे कह रहा हो, देखा, बॉस ने मेरी तारीफ की है। बाकियों के दिल में तुरंत जलन की लपटें उठीं, क्योंकि अन्ना से प्रशंसा पाना बहुत ही मुश्किल था और जिसे भी यह नामुमकिन सी लगने वाली तारीफ मिल जाती, वह दिन भर इतराता घूमता। अन्ना बस हल्का सा हंसी और फिर अपनी नजरें प्रोजेक्शन स्क्रीन पर टिकाईं। वहां एक लोकेशन दिख रही थी। उसकी आवाज में आदेश की धार थी, ये है हमारा अगला डेस्टिनेशन। और याद रखना, ये ट्रेनिंग मिशन बिल्कुल सीक्रेट जाना है। स्क्रीन पर चिन्हित जगह देखकर सबके चेहरे पर उत्साह दौड़ गया। ड्रैगन फैंग बेस छोड़ने के बाद से अन्ना लगातार उन्हें अलग अलग मिशनों पर लीड कर रही थी। उसकी नज़र में ये सब ट्रेनिंग अभियान थे। हर लड़ाई एक इम्तिहान थी, यह परखने के लिए कि उनमें अब भी ड्रैगन फैंग का हिस्सा बने रहने की काबिलियत है या नहीं। यही वजह थी कि हर लड़ाई में वे पूरा दम लगा देते थे। ड्रैगन फैंग छोड़ने के बाद उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ एक हैंडगन। लेकिन उसी अकेली पिस्तौल से उन्होंने खतरनाक गिरोहों और बैंडिट्स के पास से ढेर सारे हथियार छीनकर अपने लिए बड़ा स्टॉक इकट्ठा कर लिया था। चैप्टर 222। हथियार जुटाना तो आसान था, लेकिन उन्हें अपने मुताबिक ढालना कोई छोटा काम नहीं था। यही काम रवि को सौंपा गया ताकि वह छीन लाए गए हथियारों को मॉडिफाई करके नए हथियारों में बदल दे, जो उनके काम आ सकें। खुद पर निर्भर रहकर हथियार पाना, जोड़ना और बदलना, इस बात ने टीम को एक अलग ही संतुष्टि और जोश से भर दिया था। लेकिन जिस चीज ने सबको और ज्यादा चौंकाया, वह थी अन्ना की रणनीति। उनके बेस पर अन्ना की तारीफ बहुत सुनी थी, लेकिन असल युद्ध में जब उसकी योजनाएं अपनी आंखों से देखीं, तब उन्हें समझ आया कि उसका नाम यूं ही नहीं बना। वो जो भी कहती थी, सच साबित होता। जैसे जैसे स्काई ड्रैगन का नाम गूंजने लगता, उतनी ही जल्दी वे सब गायब भी हो जाते। बाहर की दुनिया वाले लोगों को मायूसी ही मिलती। ये ठीक वैसे था जैसे कोई स्टारडम का सपना देखने वाला अचानक नाम कमाए बिना ही फ्लॉप हो जाए। अगर दुनिया वालों को ये पता चल जाए कि स्काई ड्रैगन की सारी अब तक की लड़ाइयाँ सिर्फ ट्रेनिंग थी, तो वे हैरान रह जाएंगे। रायगढ़ शहर के शांत जगह पर आर्यन अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। तभी उसके सामने कुर्सी पर पैर क्रॉस करके बैठा एक लड़का शरारती हंसी हंस रहा था। आर्यन ने ठंडी आवाज में पूछा, आरव, आज तुम फिर मेरे ऑफिस में क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें स्कूल में नहीं होना चाहिए? आरव ने स्माइल देकर जवाब दिया, क्या आप मेरे जीजाजी नहीं हो? दीदी ने कहा है, अगर कभी कुछ चाहिए तो आपके पास आना है। आर्यन की आंखें सिकुड़ गईं। पिछले कुछ महीनों से यही लड़का उसके लिए सिरदर्द बना हुआ था। हर दूसरे दिन दरवाजा खटखटाता और छोटी छोटी मदद मांगता और हमेशा एक ही डायलॉग मारता, क्या आप मेरे जीजाजी नहीं हो? दीदी ने कहा है, अगर कुछ चाहिए तो आपको बताऊं। आर्यन को पूरा यकीन था ये सब बस जानबूझकर की गई शरारत थी। जीजा होने की वजह से उसने कई बार मदद भी कर दी थी, लेकिन अब यह आरव का हौसला देखकर उसे गुस्सा भी आने लगा। आर्यन ने मेज पर उंगलियां बजाते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, कभी एक कहावत सुनी है? आरव ने आंखें फैलाकर पूछा।
कौन सी? आर्यन की आवाज तेज हो गई। अगर सबसे बड़ी बहन माँ जैसी होती है तो उसका पति यानी जीजा पिता जैसा होता है। तो उसने ठंडी निगाहों से आरव को देखा। अगर तुम इसी तरह शरारत करते रहे तो मुझे तुम्हें अनुशासित करने में बिल्कुल हिचक नहीं होगी। आरव के बदन में अचानक ठंडी लहर दौड़ गई। आर्यन ने आगे कहा, ये मत समझो कि तुम अन्ना के छोटे भाई हो इसलिए मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा। मेरे पास 100 तरीके हैं जिससे अन्ना को यकीन दिला दूं कि मेरी तरफ से तुम ही गलत निकले, और अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। इस साफ धमकी ने दोनों के बीच चिंगारी भड़का दी, जिससे माहौल में तनाव भर गया। आरव की आंखें सख्त हो गईं, उसकी नजरें सीधे आर्यन पर टिक गईं। उसे पहली बार इस आदमी के खतरनाक स्वभाव का एहसास हुआ। क्योंकि तुम अन्ना के छोटे भाई हो इसीलिए मैंने अब तक नरमी बरती है, लेकिन अगर तुम और नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करोगे तो मुझसे दया की उम्मीद मत करना, आर्यन ने हल्की ठंडी मुस्कान के साथ कहा। लेकिन अगर तुम मेरी बात मानकर चलते हो तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि बहुत जल्द तुम भी अपनी बहन जैसी ऊंचाई छू लोगे। तुम्हारी काबिलियत किसी बड़े घराने का नाम होने से कहीं ज्यादा अहम होगी। आर्यन की आवाज भले ही नपीतुली थी, लेकिन उसके शब्दों में छिपी धमकी साफ झलक रही थी। उस लहजे ने ऐसा दबाव बनाया कि सामने वाले के पास बहस की कोई गुंजाइश ही नहीं रही। आरव शुरू से ही आर्यन से नाराज था, खासकर तब से जब वह उसकी बहन अन्ना को अपने साथ ले गया था। कई महीनों से बहन से न मिल पाने की बेचैनी उसकी चिढ़ को और बढ़ा रही थी। उस पल उसकी नफरत और गहरी हो गई। वह अचानक उठ खड़ा हुआ और गरजते हुए बोला, मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी बहन से वैसे भी मिलूंगा और मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। मैं सब अकेले कर लूंगा। इतना कहकर वह तेज कदमों से सीईओ दफ्तर से बाहर चला गया। उसका रवैया अब बिल्कुल अलग था, जैसे किसी और इंसान में बदल गया हो। आर्यन की नजर आरव के जाते चेहरे पर टिक गई और उसके होंठों की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। एक तरफ खड़े होकर करण ने नीचे अपने पैरों की तरफ देखा, जैसे कुछ सोच रहा हो। यदि वह मिस अन्ना का छोटा भाई न होता तो शायद अब तक उसका भी अंजाम बुरा ही होता। आरव के जाने के बाद आर्यन फिर से कंप्यूटर स्क्रीन पर झुक गया। वहां अन्ना से जुड़ी तमाम जानकारियां थीं, बीते कुछ महीनों से उसकी गतिविधियों का पूरा ब्यौरा। करण, मुझे कुछ समय के लिए बाहर जाना होगा। करण ने हल्की भौहें सिकोड़ते हुए तुरंत धीमी आवाज में कहा, जी समझ गया मिस्टर सिंह। आर्यन की उंगलियां मुट्ठी में कस गईं। नसें हाथ की पीठ पर साफ उभर आईं। बिखरे बाल उसके माथे पर झूल रहे थे और उसकी आंखों में एक रहस्यमयी परछाई थी। उनमें ऐसी गहरी उदासी थी जो किसी का दम घोंट दे। दूसरी ओर सैन्य मुख्यालय का बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल भयानक खामोशी में डूबा हुआ था। आखिरकार मुख्य कुर्सी पर बैठे जनरल समरजीत राणा ने चुप्पी तोड़ी। मिस्टर अय्यर ने साफ कहा है कि इस मसले का जल्दी हल निकलना चाहिए, वरना दूसरे देशों को मौका मिल जाएगा और वो रायगढ़ के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। तभी एक लेफ्टिनेंट सेनापति ने सुझाव दिया, क्या हमें वाकई सिर्फ एक पक्ष पर टिके रहना चाहिए? क्यों न हम दूसरा साथी तलाश करें? अनिकेत ने गंभीर आवाज में जवाब दिया, ये सिर्फ साझेदारी का मामला नहीं है। असल मुद्दा है वो मौका। अगर हमने गवा दिया तो दूसरे उसे पकड़ लेंगे और वही रायगढ़ के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। चैप्टर 223। प्रभाकर ने अनिकेत की ओर देखा और अचानक सुझाव दिया, मिस्टर राणा, क्यों न इस काम को ड्रैगन फेंग को ही सौंप दें? प्रभाकर की बात सुनते ही सभी की नजरें अनिकेत पर टिक गईं। प्रभाकर की आवाज में कड़वाहट थी। टीम ड्रैगन फेंग को बने लगभग आधा साल हो गया है, फिर भी हमने बस पैसे के बहाव को देखा है। टीम ड्रैगन फेंग ने अब तक क्या किया
हम टीम के सदस्यों से मिले तक नहीं। जनरल मिश्रा, रायगढ़ का खर्च बेकारों पर नहीं होता। प्रभाकर की बातें सुनकर अनिकेत के चेहरे पर उदासी छा गई। तीनों बड़े अधिकारी एक दूसरे को देखते रह गए। सच तो था कि वे भी टीम ड्रैगन फेंग से मुलाकात करने या सवाल पूछने के अधिकार से वंचित थे। वे जानते थे कि यह टीम सीधे राष्ट्रपति के आदेश से बनी है और इसका नेतृत्व अनिकेत खुद कर रहा है। फिर भी प्रभाकर की बातों में थोड़ा सच था। रायगढ़ की सबसे ज्यादा राशि इस टीम पर खर्च होने के बाद फिर भी परिणाम नहीं दिख रहा था। भले ही वे सब बाहरी रूप से सहमत हों, पर मन में अपनी अपनी राय अवश्य थी। जिस दिन से ड्रैगन फेंग की स्थापना हुई, प्रभाकर के दिल में असंतोष था। अनिकेत से भी उसकी कई शिकायतें थी, इसलिए उसने खुलकर अपनी बात रखी। अनिकेत ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, जनरल प्रभाकर नागर, जैसा कि मैंने 6 महीने पहले बताया था, ड्रैगन फेंग पूरी तरह से स्वतंत्र इकाई है। यह सेना से अलग है और सैन्य अधिकार क्षेत्र में नहीं आती। उनके सारे ऑपरेशन एसएसएस स्तर पर छुपाए जाते हैं, इसलिए वे अपने काम या जगह की जानकारी आपको या सैन्य मुख्यालय को देने के लिए बाध्य नहीं है। प्रभाकर की चेहरे की मुस्कान फौरन गायब हो गई। मुझे पता है, ड्रैगन फेंग के बनने से आप मुझसे नाखुश हैं, लेकिन इसकी गोपनीयता किसी दूसरे विशेष बल से कहीं ज्यादा है, इसलिए मैं आपको सावधान रहने की सलाह दूंगा। अनिकेत के शब्दों में छिपा अर्थ था, ऐसे सवाल मत पूछो जो तुम्हारे अधिकार से बाहर हों। अगर पूछ भी लिया तो तुम्हें जानने का अधिकार नहीं है। प्रभाकर गुस्से से लाल हो गया। जब तक ड्रैगन फेंग यह काम पूरा नहीं कर लेता, मैं वादा करता हूँ कि फिर कभी इस मुद्दे को उठाऊंगा नहीं। बस इतनी चर्चा क्यों हो रही है? समरजीत ने कड़क आवाज में फटकार लगाई, जिससे वह बढ़ता हुआ तनाव कम हुआ। अनिकेत हौसले से भरा हुआ उठ खड़ा हुआ और बोला, डरने की जरूरत नहीं मिस्टर राणा, मैं ये काम ड्रैगन फेंग को देता हूँ। मैं गारंटी देता हूँ कि हम इसे पूरा करेंगे। इतना कहकर उसने सलामी दी। तीनों बड़े कमांडर सहमति में सिर हिलाए। कुछ बातों के आदान प्रदान के बाद अनिकेत विदा हो गया। असल में अनिकेत को अय्यर से पहले ही आदेश मिल चुके थे। चाहे प्रभाकर ने इसका जिक्र किया हो या न किया हो, योजना पहले से यही तय थी कि ड्रैगन फेंग ही यह काम करेगा। यह न केवल अय्यर के लिए ड्रैगन फेंग की परीक्षा थी, बल्कि रायगढ़ का भी उन पर भरोसे की कसौटी। बीते 6 महीनों में उसने अन्ना या उनकी गतिविधियों के बारे में कोई पूछताछ नहीं की थी, पर उसे पता था कि कुख्यात स्काई ड्रैगन दल सच में अन्ना और उसके साथियों का समूह था। उनकी समय समय पर दी जाने वाली तंदुरुस्ती की रिपोर्ट उसे हमेशा हैरान कर देती थी। ड्रैगन फेंग का विकास उसकी उम्मीद से कहीं तेज था। रायगढ़ देश के एक कसीनो में सफेद सूट पहने एक सुंदर युवक जुए की मेज पर बैठा था। उसके हाथ में कुछ पत्ते थे और वह सामने बैठे आदमी को शांतिपूर्ण निगाहों से देख रहा था। उसके पास एक छोटी सी लड़की खड़ी थी, जो गुड़िया जैसी प्यारी लग रही थी, और कसीनो के लगभग सभी लोग उसकी ओर देख रहे थे। अन्ना ने अपने हाथों में पत्तों को देखा और उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। जुए की मेज के सामने बैठा आदमी जोर जोर से सांस ले रहा था, पर जब उसने अपने पत्ते देखे तो वह जोर से हंस पड़ा और सारी चिप्स आगे बढ़ा दी। लड़की, तुम्हें हारना ही पड़ेगा। अन्ना की भौहें थोड़ा उठीं, क्योंकि उसने भी अपनी सारी चिप्स आगे कर दी। वह आदमी अपने पत्ते दिखाते हुए मुस्कुराया, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पत्ते मेरे से बेहतर हैं। अन्ना ने पत्तों को धीरे से छुआ और जैसे ही उसने उन्हें हिलाया, उनके अंक तुरंत बदल गए। फिर उसने उन्हें सबके सामने बड़े मर्यादित ढंग से रख दिया। असंभव, वह आदमी खड़ा होकर चिल्लाया। अमृता की आंखें खुशी से चमक उठीं और उसने मेज पर पड़े सारे पैसे अपनी बाहों में थाम लिए। माफ करना, यह तुम्हारे लिए। तभी अन्ना का फोन बजा। वह तुरंत उठ खड़ी हुई
चलो अब जाने का समय हो गया है। अमृता ने अभी पूरा मजा नहीं लिया था, फिर भी उसने पैसे जेब में रख लिए और अन्ना के पीछे भीड़ से दूर चली गई। कसीनो से बाहर निकलते हुए अन्ना ने अपना फोन अनलॉक किया और कॉल उठाई। अनिकेत। अन्ना, तुम अभी क्या कर रही हो? नियन लाइट से जगमगाते कसीनो की ओर देखते हुए अन्ना ने जवाब दिया, जुआ खेल रही हूँ। फोन के दूसरी तरफ अचानक सन्नाटा छा गया। क्या तुम्हारे पास पैसे कम पड़ गए हैं? अगर मेरी याददाश्त सही है तो जब से मैं गई हूँ पिछले 2 महीनों में ड्रैगन फैंग की कोई कमाई नहीं हुई है ना? अनिकेत हंसे, अच्छा। तुम सब हर जगह हो, जिससे हमें तुम्हें ढूंढना मुश्किल हो रहा है। और पिछली ट्रेनिंग के लिए भी काफी पैसा खर्च होता था। बड़े विदेशी लेनदेन भी संदेह पैदा कर सकते हैं। असल में अनिकेत ने जो पैसा सरकार से मांगा था वह इतना बड़ा नहीं था, लेकिन एक विशेष योद्धा टीम को प्रशिक्षित करने के लिए पर्याप्त था। यही कारण था कि प्रभाकर इतना जोर दे रहा था। चैप्टर 224। हालांकि अनिकेत ने यह अंदाजा नहीं लगाया था कि ड्रैगन फैंग कितना पैसा खर्च कर रहा है। अन्ना ने बाद में कोई अतिरिक्त धन की मांग नहीं की थी, इसलिए उसने मान लिया कि उनके पास अभी भी पर्याप्त पैसा है और उसने और धन भेजा नहीं। सीधे मुद्दे पर आओ, अन्ना ने अनिकेत की बात बीच में ही रोक दी। अनिकेत गंभीर हो गया और वर्तमान मामले पर चर्चा शुरू की। एक मिशन है जिस पर तुम्हारा ध्यान जरूरी है। अमृता अपने कंधे पर पैसे से भरा बैग लिए अन्ना के पास आई। उसने अन्ना का हाथ थामा और खिलखिलाकर हंस पड़ी। अनुज, इस बार तो हमने काफी पैसा जीत लिया है, जो बहुत समय तक चलेगा। अन्ना ने कॉल खत्म किया। फिर वे अपने अस्थायी अड्डे की ओर चल दिए। जैसे ही अन्ना चली, उसने लापरवाही से अपने कान में लगे छोटे संचार उपकरण को दबाया। तैयार हो जाओ, हमारा एक मिशन है। जी, बॉस। लगभग उसी समय दूसरी तरफ लगे संचार उपकरणों से 8 लोगों की आवाज एक साथ सुनाई दी। जब अन्ना बेस पर लौटी तो सब पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। बॉस, नंदिकेश सबसे पहले छाया से बाहर निकला। अन्ना को देखते ही उसकी आंखों में एक अलग सी तीव्रता थी। उसी समय सब बाहर निकले। पिछले कुछ महीनों में हर आदमी में बड़े बदलाव आए थे। अब वे पहले से कहीं अलग और ज्यादा अनुभवी लग रहे थे, खासकर सोनू, रवि और लुकास। 6 महीने पहले वे अभी भी छात्र थे, लेकिन अब उनके छात्र जीवन के सारे निशान मिट चुके थे। वे ऐसे अनुभवी सैनिक लग रहे थे जो कई सालों से सेवा में थे। यहाँ तक कि लुकास की शारीरिक हालत भी पहले से ज्यादा मजबूत थी। देखो, अनुज ने फिर से बहुत सारा पैसा जीता है। यह हमारे लिए काफी समय तक चलने वाला है। अमृता ने पैसे का ढेर पास की मेज पर फेंक दिया। नोट कुछ ही पलों में चारों तरफ बिखर गए। रवि उत्साह से आगे बढ़ा। बॉस, आप सच में कमाल के हो। आप मुझे कब सिखाओगे? लुकास अपने चश्मे को ठीक करते हुए गहरी सोच में डूबा। मुझे क्यों लग रहा है कि बॉस हम सबको गोद ले रहे हैं। सोनू ने सहमति में सिर हिलाया। अगर इसकी कोई टाइम लिमिट है तो मुझे उम्मीद है वह 10,000 साल होगी। सोनू ने सबको चुप रहने को कहा और फिर अन्ना की तरफ मुड़ा। बॉस, इस बार मिशन क्या है? सोनू के सवाल के जवाब में बात जल्दी ही असली विषय पर आ गई। सभी, यहाँ तक कि जो पहले गंभीर नहीं थे, वे भी ध्यान से सुनने लगे। अन्ना उनके पास से गुजरती हुई लुकास के सामने रुकी और उसकी दाढ़ी और मूंछों पर नजर पड़ी। तुम्हें शेव करवानी चाहिए। जी, बॉस, लुकास ने थोड़ा दुखी होकर जवाब दिया। अचानक उसने महसूस किया कि उसके ऊपर कई तीखी निगाहें टिक गई हैं। बॉस, मैं कई सालों से दाढ़ी रख रहा हूँ। आपने मुझे इसे शेव करने के लिए क्यों नहीं कहा? सोनू बड़बड़ाया। हाँ, बॉस, मेरी तरफ देखो। न केवल मेरी दाढ़ी है, बल्कि मेरे चेहरे पर भी बाल उग रहे हैं। क्या तुम मुझे भी इसे शेव करने को नहीं कहोगे? रवि ने गंभीर होकर कहा। चुप रहो। तुम्हारे चेहरे पर कुछ भी नहीं है। नंदिकेश तेजी से आगे बढ़ा। उसने एक तेज लात मारी और रवि को गिरा दिया। फिर वह अन्ना की ओर बढ़ा। अरे,
उसे फिर से लात मारो, मैं तुम्हारी पूरी चौतरफा मदद करूंगा। सोनू ने रवि को एक और खींच लिया। रवि मन ही मन हंसा और सोनू के साथ बिताए कई सालों को याद करने लगा। अब उसी व्यक्ति की सुरक्षा में रहना कुछ अलग ही लगता था। नंदिकेश ने मजाक उड़ाते हुए कहा, जरूर, बस काफी हो गया। अन्ना ने आदेश दिया और सभी तुरंत शांत हो गए, जैसे छोटे बच्चे अपनी टीचर को देखकर शांत हो जाते हैं। इस बार हमारा मिशन है आग्नेयास्त्र व्यापारी, राजपूत परिवार और अन्य गुटों के बीच के गठजोड़ को तोड़ना, साथ ही रायगढ़ और राजपूत परिवार के बीच साझेदारी स्थापित करना। बोलते हुए अन्ना ने लुकास की तरफ देखा। इशारा पाकर लुकास ने तुरंत लैपटॉप चालू किया और कुछ शब्द टाइप करने लगा। बॉस, क्या इसे रायगढ़ की समर्पित वार्तालाप एजेंसी नहीं संभालनी चाहिए? नंदिकेश, जो सेना में अनुभवी था, ने पूछा। अन्ना ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, पूरे ब्लू स्टार क्षेत्र में 3 प्रमुख आग्नेयास्त्र व्यापारी हैं। ये व्यापारी, जिनका इतिहास 100 साल पुराना है, आग्नेयास्त्रों के आगमन से पहले से मौजूद थे। हर देश के अपने सैन्य उद्योग हैं, लेकिन ये व्यापारी उनके साथ काम करते हैं। कभी कभी बड़ी ताकतें छोटे देशों पर नियंत्रण के लिए इन व्यापारी समूहों के बीच संबंध तोड़ देती हैं, लेकिन ये दुर्लभ होता है क्योंकि ये 3 प्रमुख व्यापारी पहले ही एक समझौता कर चुके हैं। इसे कई देशों द्वारा नियंत्रित भी किया जाता है। एक बार जब सहयोग स्थापित हो जाता है, तो इसे तब तक नहीं तोड़ा जाता जब तक कोई पक्ष खुद इसे खत्म करने का फैसला न करे। कोई भी नहीं चाहता कि कोई आग्नेयास्त्र व्यापारी, जिसमें बंदूक बारूद युद्ध की चीजें, किसी देश की सैन्य शक्ति को कमजोर कर दे। आप सही कह रही हैं, अन्ना ने गंभीर होकर कहा। लेकिन इस बार हालात थोड़े अलग हैं। इस मामले में शामिल देशों की सेनाओं के अलावा कुछ अनियमित सेनाएं, भाड़े के सैनिक और डाकू भी हैं। अन्ना रवि और सोनू की ओर मुड़ी। अगर हमारी खुफिया जानकारी सही है, तो दुश्मन के कई भाड़े के सैनिक भी दिखेंगे। जो लोग पहले पोलारिस अकादमी में पढ़ चुके थे, उनके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। क्या इस अनुवाद में और बदलाव या विस्तार चाहिए? जी बॉस, लुकास ने दुखी होकर कहा। अचानक उसे कई तेज निगाहें महसूस हुईं। बॉस, मैं कई साल से दाढ़ी रखता हूँ। आपने मुझे इसे शेव करने को क्यों नहीं कहा? सोनू ने बड़बड़ाया। बिल्कुल बॉस, मेरी तरफ देखो। मेरी दाढ़ी तो है ही, साथ ही मेरे चेहरे पर भी बाल उग रहे हैं। क्या तुम मुझे इसे भी शेव करने को नहीं कहोगे? रवि ने गंभीरता से कहा। चुप रहो, तुम्हारे चेहरे पर कुछ नहीं है, जियोवानी ने तेजी से बढ़ते हुए कहा। उसने रवि को लात मारी और गिरा दिया, फिर अन्ना की ओर बढ़ा। उसे फिर से लात मारो, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। सोनू ने रवि को खींचकर बचाया। रवि मन ही मन हंसा और सोनू के साथ बिताए हुए वर्षों को याद करने लगा। अब उसी आदमी की सुरक्षा में रहना अलग लग रहा था। जियोवानी ने मजाक उड़ाया, जरूर, बस बहुत हो गया। अन्ना ने आदेश दिया और सभी तुरंत चुप हो गए, जैसे छोटे बच्चे टीचर को देखकर चुप हो जाते हैं। इस बार हमारी जिम्मेदारी है आग्नेयास्त्र व्यापारी क्वेले परिवार और दूसरे गुटों के गठजोड़ को तोड़ना और जोब्रिंगटन और क्वेले परिवार के बीच साझेदारी कायम करना। अन्ना ने लुकास की तरफ देखा, जिसने तुरंत लैपटॉप चालू किया और टाइप करने लगा। बॉस, क्या इस तरह के मामले जोब्रिंगटन के समर्पित वार्ता एजेंसी को नहीं सौंपे जाते? जियोवानी, जो सेना में अनुभव रखता था, बोला। अन्ना ने सिर हिलाया। पूरे ब्लू स्टार में 3 प्रमुख आग्नेयास्त्र व्यापारी हैं। ये व्यापारी, जिनका इतिहास 100 साल से भी पुराना है, आग्नेयास्त्रों के आगमन के समय से मौजूद हैं। हर देश के अपने सैन्य उद्योग हैं, लेकिन ये व्यापारी उनके साथ काम करते हैं। कभी कभी कुछ बड़ी ताकतें छोटे देशों पर नियंत्रण के लिए इन व्यापारियों के बीच संबंध तोड़ देती हैं, लेकिन ऐसा कम ही होता है, क्योंकि इन तीनों ने पहले ही समझौता कर रखा है, जिसे कई देश नियंत्रित करते हैं। एक बार सहयोग बनने के बाद इसे तब तक तोड़ा नहीं जाता जब तक कोई पक्ष खुद इसे खत्म करने का फैसला न करे। कोई नहीं चाहता कि कोई आग्नेयास्त्र व्यापारी किसी देश की सैन्य शक्ति को कमजोर करे। आप सही कह रही हैं, अन्ना ने गंभीरता से कहा। लेकिन इस बार हालात अलग हैं। इस घटना में शामिल देशों की सेनाओं के अलावा कुछ अनियमित सेनाएं, भाड़े के सैनिक और डाकू भी हैं।
अन्ना रवि और सोनू की ओर मुड़ी। अगर हमारी खुफिया जानकारी सही है तो दुश्मन के कई भाड़े के सैनिक सामने आएंगे जो पहले पोलारिस अकादमी में पढ़ चुके थे। उनके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। चैप्टर 225। यह उनका सबसे बुरा सपना था। लुकास ने लैपटॉप पर टाइप करना भी रोक दिया। उसे वह पल साफ साफ याद था जब उस आदमी ने निगरानी फुटेज में उसे घूरा था। उस आदमी के चेहरे को देखकर उसका दिल जैसे थम सा गया। एक भयानक और डरावना दृश्य जिसने उसकी सांसें रोक दी। अन्ना का दिल भी तेजी से धड़कने लगा। वह अपनी पुरानी दुश्मन से मिलने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उसे आशंका थी कि इस मिशन पर उसका सामना किसी ऐसे व्यक्ति से होगा जो उससे बिल्कुल मिलता जुलता था। पिछले कुछ महीनों से वह उनकी ताकत बढ़ाने के लिए खूब मेहनत कर रही थी ताकि वे जागृति की एक और कड़ी के करीब पहुंच सकें। एक बार जब वे जागृति की शर्तें पूरी कर लेते तो हो सकता था कि वे अलौकिक शक्तियां हासिल कर सकें। उसने सोचा था कि उनके आने वाले सभी दुश्मन राजवीर की तरह अलौकिक शक्तियों के प्रयोगकर्ता हो सकते हैं। लुकास, अन्ना ने आवाज लगाई। तभी लुकास वास्तविक दुनिया में वापस आया। उसने एंटर दबाया और तुरंत उसने जो सारी जानकारी जमा की थी वह हवा में लटके 3D प्रोजेक्शन के रूप में सामने आ गई। दुनिया के 3 सबसे बड़े आग्नेयास्त्र व्यापारियों में से एक राजपूत परिवार में 2 साल पहले नेतृत्व बदल गया जब किरीश राजपूत नए लीडर बने। हालांकि सत्ता में उनका आगमन विवादों से भरा रहा। किरीशन ने बड़े सुधार लागू किए और अपने विरोधियों को हटाया, जिसकी वजह से राजपूत परिवार के कई पुराने सदस्य मारे गए। इससे कुछ देशों और राजपूत परिवार के बीच आग्नेयास्त्र के कारोबार में बाधा आई, जिसके कारण कई गुट अब राजपूत परिवार को निशाना बना रहे हैं। साथ ही उनके नए साझेदार बनने की उम्मीद भी है, लुकास ने धीरे से बताया। जैसे ही उसने बात शुरू की, स्क्रीन पर एक युवक की तस्वीर आई जो साफ सुथरे सूट में था और अपने आकर्षण से सबका ध्यान खींच रहा था। अन्ना आराम से एक कुर्सी पर बैठ गई। उसकी नज़र उस आदमी की तस्वीर पर टिकी हुई थी। वह राजपूत परिवार का वर्तमान लीडर किरीशम राजपूत है। वह बहुत निर्दयी और चालाक है और अब पूरे राजपूत परिवार के आग्नेयास्त्र के व्यापार को नियंत्रित करता है। अपराध की दुनिया और सत्ता के वैध नेताओं दोनों ही जगह उसका खास सम्मान है। लुकास ने फिर से एंटर दबाया। मौजूदा जानकारी बताती है कि 7 दिन बाद जोधपुर शहर, जहां राजपूत परिवार का मुख्यालय है, ब्लू स्टार के सबसे बड़े कैसीनो स्काई कैसीनो में कई प्रमुख ताकतों के मेहमान आएंगे। उसी वक्त स्क्रीन पर स्काई कैसीनो का विस्तृत 3D नक्शा दिखा। अन्ना ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। तैयार हो जाओ, हम कल निकल रहे हैं। जी हाँ बॉस, सभी गंभीरता से खड़े हो गए। आदेश मिलते ही वे तैयारी के लिए इधर-उधर हो गए। अन्ना खड़ी हुई और फैक्ट्री की विशाल बालकनी पर चली गई। वहां कोई रेलिंग नहीं थी, कोई भी रुकावट नहीं थी, बस उसके नीचे 10 मंजिल की ऊंचाई से सीधी ढलान थी। जो कोई भी इस ऊंचाई से गिरता, उसका तुरंत भयानक अंत हो जाता। उसने एक चमकदार सफेद सूट पहना था जो इस सुनसान फैक्ट्री की पृष्ठभूमि से बिल्कुल उलट था। दोनों के बीच गहरी असमानता की छवि उभर रही थी। फिर भी उसमें एक अजीब सा मेलजोल भरी खूबसूरती थी। खंडहरों से निकलते किसी राजकुमारी की तरह वह इतनी आकर्षक लग रही थी कि कोई अपनी नजरें उससे हटा ही नहीं सकता था। पुरानी फैक्ट्री की इमारत के ऊपर हवा तेज और कठोर थी। कमजोर लोगों के लिए इसकी पकड़ बनाए रखना मुश्किल हो सकता था क्योंकि तेज हवाएं उन्हें गिरा सकती थीं। नंदिकेश हाथ में बंदूक लेकर आराम से खेल रहा था, लेकिन उसकी नजरें हमेशा अन्ना पर टिकी थीं। अनजाने में उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। सोनू ने नंदिकेश की नजरों में कुछ अजीब देख लिया और उसके पास गया। नंदिकेश, अगर तुम बॉस को ऐसे ही देखते रहोगे
तो मुझे लगेगा कि तुम्हारे दिमाग में कुछ गलत ख्याल चल रहे हैं। नंदिकेश ने सोनू को तीखी निगाहों से देखा। तो क्या हुआ अगर मेरे मन में गलत ख्याल आ रहे हैं? हम सब यहाँ बड़े आदमी हैं। सोनू चौंक गया। धिक्कार है, मैं उसके तर्क का जवाब नहीं दे सकता। रुको, क्या वह सच में कह रहा है? क्या तुम सच में बॉस पर क्रश हो? सोनू को पता नहीं था कि नंदिकेश को यह नहीं पता था कि अन्ना लड़की है। उसने सोचा था कि सभी को पता होगा, लेकिन किसी ने इसका जिक्र तक नहीं किया। उसे यह भी पता नहीं था कि रवि ने नंदिकेश से झूठ बोला था। इसलिए उसने सोचा कि नंदिकेश के लिए अन्ना के प्रति भावनाएं रखना बिल्कुल सामान्य था। तुम्हें यह सोच छोड़ देनी चाहिए। बॉस पहले ही किसी के साथ है, सोनू ने धीमी आवाज में कहा। बॉस की एक मंगेतर है जो बहुत महत्वपूर्ण है। कौन उसकी राह में आने की हिम्मत करेगा? हालांकि नंदिकेश के साथ उसकी दोस्ती आमतौर पर ठीक नहीं रहती थी, फिर भी दोनों लंबे समय से दोस्त थे, इसलिए उसने उसे याद दिलाया। सोनू की बातों से नंदिकेश गुस्सा हो गया। किसी के लिए भी ऐसी भावनाएं महसूस करना उसके लिए असामान्य था, खासकर किसी अन्य पुरुष के लिए तो बिल्कुल नहीं। कुछ समय की आंतरिक उलझन के बाद उसने आखिरकार किसी और पुरुष के लिए अपनी आकर्षण की बात स्वीकार कर ली थी। असल में वह अन्ना के लिए भावनाएं महसूस करता था। जब भी अन्ना उसकी ओर मुस्कुराकर देखती तो उसके पैर जैसे जेली बन जाते और दिल तेजी से धड़कने लगता। जब वह उसकी तारीफ करती तो उसकी खुशी किसी बच्चे को मिठाई मिलने जैसी होती। जैसे जैसे उसकी भावनाएं बढ़ने लगीं, कोई उन्हें खत्म करना चाहता था, उसके विचारों को दबा देना चाहता था। यह उसे कमजोर बनाने जैसा था। तो क्या? नंदिकेश की आंखों में अटल निश्चय था। क्या इसका मुझसे कोई लेना देना है? सोनू के पास जवाब नहीं था। उसके दिल में नंदिकेश के लिए प्रशंसा का भाव उमड़ आया। उसे पता होना चाहिए था कि बॉस का मंगेतर मिस्टर आर्यन है। फिर भी, यह जानते हुए भी, वह हार नहीं मानता। वह अब भी बॉस को जीतने की योजना बना रहा था। यह एक असली आदमी है। भले ही उसे मालूम हो कि रास्ते में बड़ी मुश्किलें हैं, फिर भी वह निरंतर प्रयास करता रहता है। चैप्टर 226। इस बीच नंदिकेश ने पहले ही मान लिया था कि अमृता और अन्ना साथ हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे वह हमेशा से ही अप्रिय लगती रही है। वह कितना मासूम और प्यारा मुखौटा लगाती है। फिर भी वास्तव में वह किसी और से ज्यादा निर्दयी है और बॉस के सामने अपना किरदार बखूबी निभाना जानती है। वाह, अगर बॉस को ले भी लिया जाए तो भी तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, है ना? ठीक है नंदिकेश, मुझे तुम पर विश्वास है, सोनू ने कहा। उसकी आंखें प्रशंसा से भरी थी और उसने जोर से नंदिकेश के कंधे पर थपथपाया। नंदिकेश ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। सोनू के हाथ से बचने के लिए उसका शरीर धीरे से हिल रहा था। उसकी नापसंदगी साफ दिखाई दे रही थी। सोनू की आंखों में अजीब सी प्रशंसा कुछ समझ से परे थी, जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। और इस तरह उस समय रवि द्वारा बोले गए एक झूठ के कारण नंदिकेश और सोनू दो बिल्कुल अलग रास्तों पर चल पड़े। सौभाग्य से अंत में वे एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे, हालांकि उनकी व्याख्याएं अलग अलग थीं। अन्ना ने हवा के जोर को महसूस किया। उसकी आंखों में नीली रोशनी की एक चमक चमक उठी और धीरे धीरे हवा की गति कम होने लगी। हालांकि यह बदलाव सूक्ष्म था, अन्ना इसे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी। वह अपनी अलौकिक क्षमता में सुधार से संतुष्ट थी। इसके अलावा उसे जो बात बेहद आश्चर्यजनक लगी वह यह थी कि पहले वह केवल भौतिक वस्तुओं को ही नियंत्रित कर सकती थी। अब वह किसी तरह प्रकृति के तत्वों के साथ संबंध स्थापित कर रही थी। किसी के पास चाहे किसी भी प्रकार की अलौकिक क्षमता क्यों न हो, उसकी कुछ सीमाएं होती हैं। उदाहरण के लिए, ऊर्जा प्रकार की अलौकिक क्षमताओं के साथ व्यक्ति आमतौर पर केवल एक प्रकार की तात्विक शक्ति,
जैसे अग्नि या बिजली आदि का ही उपयोग कर सकता था। इसके अलावा अपेक्षाकृत संतुलित अवस्था में नियंत्रण का दायरा और अवधि हमेशा बनी रहती। सबसे दुर्जय अलौकिक क्षमता भी पूरे ग्रह को नष्ट करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं होगी। इसी तरह कोई भी अलौकिक क्षमता चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह उस बिंदु तक नहीं पहुंच सकती जहां उसे संतुलित न किया जा सके। यह एक सार्वभौमिक नियम था जहां सब कुछ तार्किक और स्थिर था। जिस क्षण से यह पदार्थ वायुमंडल में प्रकट हुआ, यह नियम पहले से ही अस्तित्व में था। इस उचित सीमा के भीतर इस शक्ति को अधिकतम करने की कुंजी उनकी अपनी क्षमता से आती थी। अन्ना की आंखें साफ थीं, एक अजीबोगरीब इरादे को प्रकट करते हुए। चांदी का कंगन किसी तरह उसके हाथ में आ गया था और पिस्तौल में बदल गया था। उसने उसे अपनी उंगलियों के बीच खेल खेल में घुमाया। आर्यन ने काफी समय से उससे कोई संपर्क नहीं किया था। अन्ना सोच रही थी कि कहीं उसके साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। जब से उसने बेस छोड़ा था, आर्यन हर कुछ दिनों में उसे फोन करता रहता था। उसका बहाना यही रहता कि वह ग्राहकों को सामान बेचने के बाद उनकी जरूरतों के बारे में पूछताछ करता है। असलियत में तो उसके हर फोन में ढेर सारी बेकार बातें होती थीं। अन्ना अक्सर फोन काट देती या सीधा नजरअंदाज कर देती। लेकिन आर्यन भी जिद्दी था। अगर उसने एक बार फोन काट दिया तो वह 10 बार और करता। जब तक उसकी आवाज सुन न ले तब तक बाज नहीं आता। अन्ना की नजर में आर्यन के फोन किसी सताने वाले स्पैम कॉल से कम नहीं थे। इस बार काफी दिन बीत गए थे, फिर भी आश्चर्य की बात यह थी कि आर्यन की तरफ से कोई आवाज या संदेश नहीं आया। यह थोड़ा अजीब लग रहा था। अन्ना ने सिर हिलाया और बुदबुदाई, उफ, मुझे इसकी परवाह ही क्यों करनी चाहिए। उसने अपनी बंदूक कमर के होल्स्टर में डाली और अंदर की ओर मुड़ गई। उसे अपनी लड़ाई से पहले की रणनीति तैयार करनी थी। यह मिशन इतना आसान नहीं था कि बस किसी को मारना हो और काम खत्म। बॉस, नंदिकेश उसके पास आया। हम्मा, अन्ना उसकी ओर मुड़ी। नंदिकेश के होंठों पर हल्की मुस्कान थी। वह कुछ देर तक अन्ना को देखता रहा और फिर बोला, बॉस, अब समय आ गया है कि हम अपने रणनीतिक काम बांट दें। अन्ना ने सिर हिलाते हुए कहा, मीटिंग के लिए सबको तैयार करो। ब्लू स्टार का सबसे बड़ा जुआघर स्काई कैसीनो जोधपुर शहर में था। इस शहर की सबसे ताकतवर बिजनेस फैमिली थी राजपूत परिवार, जो 3 सबसे बड़े हथियार व्यापारियों में से एक था। सबको पता था कि राजपुर परिवार के लीडर किरीश ने ठीक 1 साल पहले ही कमान संभाली थी। उसके बाद परिवार के अंदर बड़े बदलाव हुए थे। इन बदलावों से उनके कई पुराने रिश्ते और गठबंधन प्रभावित हुए। अब कई और गुट भी उनके साथ जुड़ने की होड़ में थे। कई लोग साझेदारी करना चाहते थे और कई ऐसे भी थे जो इन रिश्तों को तोड़ना चाहते थे। यही वजह थी कि इस बार जोधपुर में पुलिस, अंडरवर्ल्ड और स्वतंत्र संगठन भी मौजूद थे। कुछ लोग खुद आए थे तो कईयों को बुलाया गया था। फिर भी स्काई कैसीनो में वही पुरानी रौनक बनी हुई थी। हर मंजिल जुआरियों से भरी पड़ी थी और कारोबार पर कोई असर नहीं पड़ा था। 7 दिन बाद स्काई कैसीनो के विशाल प्रवेश द्वार पर एक अमीरजादा युवक शाही अंदाज में अपने साथ खड़ी कॉकटेल ड्रेस पहनी एक खूबसूरत महिला के साथ अंदर दाखिल हुआ। उनके पीछे 2 लंबे चौड़े दबंग आदमी चल रहे थे। जैसे ही वह भीतर गया, कई औरतों की नजरें उस पर ठहर गईं। उसके आकर्षक रूप और संभलकर किए हुए व्यवहार ने तमाम औरतों को अनायास उसकी ओर खींच लिया। उसे देखकर वे पहली नजर में ही उससे बात करने का मन दबा नहीं पाईं। उसके पीछे खड़े दोनों आदमी भी लंबे, गठीले और बेहद खूबसूरत थे। उनकी मजबूत काया और मर्दाना तेवर ने पूरे हॉल को जकड़ लिया। मौजूद लोगों के लिए वह दोनों किसी रोमांचक रात के इंतजार किए गए सही उम्मीदवार से कम नहीं लग रहे थे। चैप्टर 227
कैसीनो की दूसरी मंजिल के हिडन प्लेटफॉर्म पर एक आदमी लेटा हुआ था जो सोने का नाटक कर रहा था। अचानक उसकी आंखें खुली, बिल्ली जैसी नीली आंखों में चमक कौंध गई। वो आ गया। उसके बगल में खड़े युवक ने चौंक कर नीचे झांका और उसके चेहरे पर एकदम से बदली हुई सख्त झलक उभर आई। क्या वही है? यह युवक पेशे से एक हत्यारा था। उसने एक बार जिसे देख लिया, उसे किसी भीड़ में या दूरी से भी पहचान लेता था, चाहे गंध से हो या मौजूदगी की आभा से। लेकिन अजीब बात यह थी कि इस बार उसने कुछ नोटिस ही नहीं किया। दोनों दूसरी मंजिल पर एक ऐसे कोने में थे जहां से वे पूरी तरह छिपे हुए थे और मुख्य दरवाजे से आने जाने वालों की नजरों से बचे हुए थे। स्काई कैसीनो में ऐसी कई छुपी जगहें बनी हुई थी जिन्हें खास तरह के ग्राहकों और जुआरियों के लिए डिजाइन किया गया था। उस दिन भीतर कई जोड़ी आंखें चुपके से हर गतिविधि पर नजर रख रही थी। जैसे ही अन्ना और उसकी टीम पहुंची, एक होस्टेस ने तुरंत उनका स्वागत किया और अंदर तक ले गई। अमृता पूरे समय अन्ना का हाथ कसकर थामे रही, मानो डर हो कि कोई उसे उससे छीन लेगा। उसने इधर-उधर से आए ऑफर और दावतों को प्यार से ठुकरा दिया। उसके इस चिपकू अंदाज ने बहुतों को अजीब सा महसूस कराया, पर इसके साथ ही उनके मन में एक शक भी दूर हो गया। जो आदमी अपनी भोली और मासूम सी प्रेमिका को ऐसे माहौल में साथ लाए, वह क्या खतरनाक होगा। अन्ना ने बस हल्की सी शालीन मुस्कान दी। असल में कई बार वह और अमृता कपल का रूप धरकर आते थे। अमृता का चेहरा स्वाभाविक रूप से मासूम दिखता था। उसके अंदर लोगों को गुमराह करने और सतर्कता घटवाने की एक नैसर्गिक कला थी। इसीलिए लोग आसानी से धोखा खा जाते। वे सीधे हॉल की सबसे बड़ी जुए की मेज की ओर बने और अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ गए। यह मेज खास लोगों के लिए थी। यहाँ दांव कभी 10 करोड़ रुपए से कम का नहीं लगता था। इसमें बड़े बड़े उद्योगपति, नामी बेनामी कारोबारी और भूमिगत दुनिया के दबंग शामिल थे। उनका मकसद महज साहस और रोमांच का स्वाद लेना था। पैसे यहाँ किसी के लिए मायने नहीं रखते थे। काले सूट में खड़ा राजवीर रेलिंग से नीचे उतरा। उसके लंबे और गठीले शरीर पर सूट की फिटिंग कमाल की लग रही थी। खुले बाल अब पोनीटेल में बंधे थे, जिसके आगे की लटें माथे पर लटक रही थी और उसे बागी सा लुक दे रही थी। कैप्टन राजवीर, हम कहाँ जा रहे हैं? युवान ने उत्सुकता से पूछा। राजवीर ने आराम से हाथ जेब में डाले और उस युवक की ओर देखा, जो पहले ही नीचे जुए की मेज पर बैठा हुआ था। हम अपने छोटे दोस्त का साथ देंगे और उसे एक खास तोहफा भी देंगे। अन्ना की नजर बार बार दूसरी मंजिल की ओर उठ रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि कोई लगातार उसे देख रहा है। यह एहसास उसे मुख्य दरवाजे से प्रवेश करते ही हो गया था। उसे लगा उनमें से एक नजर उसे बहुत जानी पहचानी है। तभी एक अधेड़ व्यक्ति जो पास ही बैठा था मुस्कुराकर बोला, सर, अगर आप इस मेज पर बैठे हैं तो चिप्स निकालने होंगे, वरना आप यहाँ बैठने के काबिल नहीं। अन्ना होश में लौटी और बोली, पैसे? उसने उंगलियां चटकाईं। पीछे खड़े सोनू ने एक बड़ा थैला उठाया और सीधे मेज पर उड़ेल दिया। रुपए के बंडल टेबल पर बिखर गए। चारों तरफ मौजूद लोग दंग रह गए। वहां पड़े नोटों की गड्डियों में करोड़ों की रकम थी। सब सोच में पड़ गए कि इस बार कौन सा बड़ा घराना अपना पैसा यूं लुटा रहा है। अमृता ने आसपास बैठे सभी को देखा और मुस्कुराकर पूछा, सज्जनों, क्या ये काफी है? उसकी आंखें खुशी से सिकुड़ गईं। छोटे से गाउन में जब वह मुस्कुराई तो उसका नन्हा सा गुड़िया जैसा चेहरा और भी प्यारा लगने लगा। टेबल पर बैठे कई अमीर आदमी मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। हाँ हाँ, बिल्कुल। इस मेज का नियम साफ था, सिर्फ नकद का लेन देन। यही कैश उनके अहंकार और प्रतिस्पर्धा को जगाता था। अन्ना के पास जो रकम थी उसमें उसके पुराने जीत का हिस्सा शामिल था
और बाकी पैसे आर्यन के दिए कार्ड से पहले ही ले लिए गए थे। अन्ना को अनायास लगा कि शायद आर्यन की एक बात सच थी। उससे निकाह करना वाकई फायदेमंद रहा। अब जब पैसा टेबल पर रख दिया गया तो नया दांव शुरू हो गया। चमकदार वर्दी में बैठा क्रुपियर तेजी से पत्तों की गड्डी उठाकर फेंकने लगा और फिर टेबल पर जमा लोगों को बांट दी। जैसे ही पत्ते हाथ में आए, वातावरण में तनाव गहराने लगा। बस वही सफेद सूट पहना युवक बिना परवाह किए बैठा रहा। बाकी सभी अधीरता से अपने पत्ते पलटने को हथेलियां कांप रहे थे। अचानक अमृता अन्ना के करीब झुककर मीठी आवाज में बोली, डियर, क्या मैं तुम्हारे लिए पत्ते पलट दूं? चैप्टर 228। नंदिकेश की आंखें अचानक ठंडी और सतर्क हो गईं। अन्ना ने हल्के से सिर झुकाया और अपनी नजर सामने रखे पत्तों पर केंद्रित कर ली। अमृता ने झट से मेज पर रखे पत्ते उठा लिए और चुपके से उन्हें देखने लगी। उसकी चमकती आंखें और थोड़े नखरे भरे हावभाव देखकर कई लोग हंस पड़े। टेबल पर बैठे अमीर लोग आपस में एक दूसरे को देखने लगे। हालांकि उन्होंने पहले भी देखा था कि कुछ बड़े आदमी अपनी औरतों को जुए की मेज पर साथ लाते हैं, पर असलियत में कोई भी अपने पत्ते छूने की इजाजत नहीं देता। यहाँ का नियम साफ था, गैर खिलाड़ी को पत्ते छूना मना है, क्योंकि जुए में किस्मत सबसे बड़ा हथियार होती है और अगर वह बिगड़ गई तो सब कुछ लुट सकता है। उन्होंने सोच लिया कि अन्ना यहाँ पहली बार आई है, उसे सिस्टम का कुछ पता नहीं। मन ही मन वे उसे मूर्ख समझकर उसका मजाक उड़ाने लगे। देखते हैं अब यह अपनी औरत को खोएगी या फिर अपना घमंड। उनके चेहरे पर तिरस्कार और व्यंग्य साफ झलक रहा था। लेकिन उन्होंने यह सोचा भी नहीं था कि अगले ही राउंड से अन्ना लगातार जीतने लगी। उसके सामने रखे चिप्स घटने के बजाय लगातार बढ़ते जा रहे थे। लगभग हर दांव उसी के पक्ष में जा रहा था। सोनू और नंदिकेश ने एक दूसरे को देखा। दोनों की आंखों में खुशी और हैरत थी। अगर यही चलता रहा तो ये अकेली हमें जिंदगी भर के लिए बिठाकर खिला सकती है, दोनों के मन में यही ख्याल उठा। इसी बीच तीसरी मंजिल पर बने एक आलीशान वीआईपी रूम में चांदी के रंग का सूट पहने एक खूबसूरत आदमी कांच की ऊंची खिड़की के पास खड़ा था। वह शाही अंदाज से सिगार पी रहा था। वो लड़का कितने राउंड जीत गया है? उसने बिना देखे पूछा। उसके बगल में खड़ी सूट पहनी सेक्रेटरी बोली, बॉस, 5 राउंड, सबके सब जीत, एक भी हार नहीं। किरीशन ने एक कश लिया और धुएं का गोला छोड़ते हुए पूछा, क्या तुमने चेक किया? वो हमारे स्पेशल गेस्ट में से है। नहीं बॉस, हमारे लोग पहले ही सबसे बड़े नामों के बारे में पता लगा चुके हैं। आज का यह पूरा कैसीनो हमने बुक किया हुआ है, आदेश मिलते ही हम क्लियर करा सकते हैं। किरीशन ने नरमी से सिर हिलाया, राख को हरे रंग की एशट्रे में झाड़ा और फिर नजरें नीचे उसी सफेद सूट पहने युवक पर गड़ा दी। कोई जल्दी नहीं है, वह मुस्कुराया। पहले उन्हें खेल का मजा लेने दो, फिर असली खेल शुरू होगा। समझ गया बॉस, सेक्रेटरी ने सिर झुकाया। किरीशन की नजर फिर उसी युवक पर टिकी रही। और उस पर नजर रखो, मुझे लगता है वह सिर्फ ताश खेलने नहीं आया। नीचे हॉल में अन्ना लापरवाही से 2 पत्ते पकड़कर बैठी थी। उसने थोड़ी देर ऊपर देखा, फिर जल्दी से नजरें झुका लीं। लगता है कई जोड़ी आंखें मेरी तरफ लगी हुई हैं। इस बार भी बाकी लोग हार गए। लगातार हारों की वजह से कुछ लोग निराश होकर उठ खड़े हुए। कुछ ने हाथ हिलाकर संकेत दिया कि अब वे खेलना नहीं चाहते। भीड़ में एक गर्मजोशी भरी आवाज गूंजी, इस युवक की किस्मत तो गजब की है। सवाल है, क्या मैं उसकी ये जीतों की कड़ी तोड़ सकता हूँ? अचानक भीड़ में एक रास्ता बन गया। काले सूट में एक शाही चाल चलता आदमी भीतर आया। उसके चेहरे पर राजघराने जैसी गंभीर शान थी। उसके पीछे भी एक युवक खड़ा था,
जो बिल्कुल उसकी ही छाया की तरह दिखता था। टेबल पर बैठे एक बड़े बिजनेसमैन ने तुरंत अपनी सीट खाली कर दी और सम्मान से उसे जगह दे दी। समझदार लोग हालात पहचानने और वक्त का अंदाजा लगाने में माहिर होते हैं, और यह आदमी स्पष्ट रूप से किसी का साधारण मेहमान नहीं था। अन्ना की नजर उसके ऊपर टिक गई। राजवीर, यकीन नहीं हो रहा कि हम इतनी जल्दी फिर मिलेंगे। राजवीर मुस्कराता हुआ बैठा और सीधा अन्ना को देखने लगा। यह उनकी बस दूसरी मुलाकात थी, लेकिन उस पल ऐसा लग रहा था जैसे वे बरसों से एक दूसरे को जानते हों, दोस्त नहीं बल्कि असली प्रतिद्वंदी की तरह। क्योंकि इस दुनिया में असली दुश्मन ही एक दूसरे को समझते हैं और उनमें जोश जगाते हैं। क्या मैं जान सकता हूँ आपको किस नाम से पुकारूं? राजवीर ने बेमिसाल शालीनता से पूछा। उस वक्त उसका अंदाज, उसका सूट, सब उसे राजसी और बेजोड़ बना रहे थे। राजवीर, जो भाड़े के सबसे खतरनाक सैनिकों का प्रमुख था, रूप बदलने में उस्ताद माना जाता था। पोलारिस अकादमी पर हमले के वक्त वह एक साधारण स्टूडेंट के भेष में आया था, पर अन्ना ने उसे तब भी पहचान लिया और आज भी पहचान लिया। वह एक ही गलती दोबारा नहीं करती थी। अन्ना उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराई। अनुज। अमृता ने तुरंत संदेह से राजवीर की ओर देखा और असहज होकर अन्ना के और भी करीब आ गई। उसके भीतर का तेज अंतर्ज्ञान और लोगों को पढ़ लेने की काबिलियत साफ कह रही थी, यह आदमी खतरनाक है। सोनू भले ही उसे पहचान नहीं पाया, पर उसने और नंदिकेश दोनों ने महसूस कर लिया कि यह शख्स कोई साधारण किरदार नहीं। और उसी क्षण हवा का माहौल और भी भारी हो गया। चैप्टर 229। नंदिकेश धीरे धीरे आगे बढ़ा और अन्ना के पास खड़ा होकर उनके बीच की दूरी घटा दी। स्वाभाविक था कि नंदिकेश की यह छोटी सी हरकत राजवीर का ध्यान अपनी ओर खींच ले। उसकी आंखों में उत्सुकता की हल्की सी चमक साफ झलक रही थी। कितना वफादार नौकर है। राजवीर के आते ही स्काई कैसीनो में छिपी कई ताकतें धीरे धीरे सामने आने लगी। हालांकि उसका रवैया सामान्य बना रहा, फिर भी बहुतों ने चुपचाप उस पर से अपनी जिज्ञासु निगाहें हटा लीं। किरीशन ने शक भरी नजरों से उसे देखा। क्या ये वही है? जैसा सोचा था, ये भी यहाँ मौजूद है। अब मजा आएगा। पर सवाल ये है कि दुबे भाड़े के सैनिकों को आखिर किसने रखा है? किरीशन ने आसानी से वाइन का गिलास उठाया और धीरे धीरे हिलाते हुए आराम से नीचे हॉल में चल रहे नज़ारे को देखने लगा। राजवीर ने दोनों हाथों की उंगलियां आपस में फंसाकर कोहनियां मेज पर टिकाईं और मुस्कुराते हुए बोला, चूंकि हम दोनों ही हैं, क्यों न सीधे मुद्दे पर आए? अन्ना के होंठ हल्के से ऊपर खिंच गए। जरूर। उसके छोटे से जवाब ने उसे और भी शालीन और गंभीर दिखा दिया। आंखों में मंद मुस्कान लिए राजवीर बोला, तो बताओ, क्या खेलेंगे? अन्ना ने बिना संकोच के पलटकर जवाब दिया, इतनी परेशानी क्यों महसूस कर रहे हो? ये बात तो तुमने ही छेड़ी थी। अगर सोचा ही नहीं है तो पूछ ही क्यों रहे हो? लगातार 3 सवाल, जिनका जवाब देना राजवीर के लिए नामुमकिन था। सभी वहां चौंक गए। जिंदगी में पहली बार उन्होंने इतना साफ और निडर लहजा सुना था। उसकी बातें बिना घुमाव फिराव, बिना भी मजबूत रूपरंग जितनी ही अलग है। लेकिन इस जगह पर हर कोई चालाकियों का उस्ताद था। क्या वो अपनी उम्र के मुताबिक कुछ ज्यादा ही दबंग नहीं है? हमेशा ही अपने शब्दों से सबको खामोश कर देती है। राजवीर का चेहरा गंभीर हो गया। उसने अन्ना से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं की थी। पास खड़े सोनू और नंदिकेश को एक दूसरे का ख्याल आया। शुक्र था कि वो अन्ना के इस तरह के रूखे और सीधे सपाट अंदाज के आदी थे। अन्ना अक्सर ऐसी ही सख्त लगती थी। कुछ सोचकर अन्ना बोली, चलो बड़ा छोटा का खेल खेलते हैं। राजवीर मुस्कुरा दिया, ठीक है, लेकिन दाव क्या होगा?
राजवीर की आवाज बेहद धीमी थी। जिंदगी। ये सुनकर अन्ना की आंखों की चमक बदल गई। वही नहीं, अमृता, सोनू और नंदिकेश के चेहरे भी गंभीर हो उठे। नंदिकेश तुरंत हरकत में आ गया। कपड़ों के नीचे छिपी पिस्तौल की ठंडक उसकी हथेली तक महसूस हुई। वह हर वक्त लड़ने को तैयार था। अमृता ने भी अपनी मासूम छवि को पल भर में छोड़ दिया। उसके चेहरे पर सख्ती आ गई और ये बदलाव किसी की भी रूह कंपा देने के लिए काफी था। अचानक एक ठंडी चमक अमृता के कान को छूती हुई निकली। बाल का एक लट खामोशी से कटकर नीचे गिर गया। युवान ने अमृता को घूरा। अपनी मारने की नियत दबा लो, वरना सबसे पहले तुम्हें ही खत्म कर दूंगा। अमृता ठिठक गई। उसके चेहरे पर स्याह उदासी और दबी हुई झुंझलाहट साफ थी। राजवीर ने युवान को देखा और आधा कदम पीछे हटा, लेकिन तभी उसके घुटनों में तेज दर्द दौड़ गया। वह कराहते हुए जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। अन्ना हाथ में छोटी सी गोल चिप घुमाते हुए बोली, अपने हाथ काबू में रखो, वरना मैं तुम्हारे हाथ पांव बेकार कर दूंगी। उसकी आवाज में कोई तेजी नहीं थी, मगर छिपा हुआ खतरा किसी तलवार से भी ज्यादा डरावना महसूस हुआ। अमृता का गुस्सा थोड़ा थमा, मगर चेहरे की उदासी अभी भी बाकी थी। राजवीर चुप रहा। उसके चेहरे की ठंडक और गहराती चली गई। युवान ने जबरदस्ती खड़े होने की कोशिश की, लेकिन राजवीर की आंखें उस पर पड़ते ही वह झिझक गया और सम्मान से पीछे हट गया। राजवीर ने शांत स्वर में कहा, अपने लोगों को काबू में न रख पाने के लिए माफी चाहता हूं। ये मेरी गलती है। अन्ना ने बिना और खिंचाव डाले सीधा कहा, ठीक है, अगर मैं जीत गई तो तुम्हारी जिंदगी मेरी होगी, लेकिन अगर हार गई तो मेरी जिंदगी तुम्हारी होगी। अन्ना की इस घोषणा ने उसके तीनों साथियों को परेशान कर दिया। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि अन्ना अपनी जान को दांव पर लगाएगी। राजवीर ने उसकी ओर गहरी नजर डालते हुए कहा, ठीक है। इसके बाद चमचमाती साड़ी में एक महिला कृपया आई। उसने पासों के 2 कप रख दिए और मीठी मुस्कान के साथ बोली, नियम बहुत आसान है। दोनों खिलाड़ियों के पास 5-5 पासे होंगे। इन्हें हिलाने का थोड़ा वक्त मिलेगा। जिसके पास सबसे बड़ा अंक आएगा वही विजेता होगा। इतना कहते ही उसने घंटी बजा दी। अन्ना और राजवीर ने अपने कप उठाए और पासे हिलाने लगे, लेकिन उनकी निगाहें हवा में ही टिकी रहीं। उनके बीच का यह टकराव खेल से कहीं ज्यादा भयानक और गंभीर था। दोनों का सन्नाटा बेचैन कर देने वाला था। चैप्टर 230। सिर्फ अन्ना और राजवीर ही जानते थे कि उनके प्यालों में पासे अद्भुत तेजी से घूम रहे थे। पासे किसी अदृश्य ताकत के नियंत्रण में लग रहे थे। चाहे कितनी भी ताकत से हिलाए जाएं, वे हर बार तय नंबर पर आकर रुक जाते थे। बाहर से अन्ना बहुत शांत लग रही थी, पर अंदर वह अपनी अलौकिक शक्ति का इस्तेमाल कर राजवीर से मुकाबला कर रही थी। वह राजवीर के पासों के नतीजे को अपनी मर्जी से बदल रही थी, और राजवीर हर बार पासे हिलाने पर गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी की दिशा का नियंत्रण कर रहा था ताकि पासे हमेशा एक ही संख्या दिखाएं। यह शक्ति की लड़ाई थी, अन्ना की पासे नियंत्रित करने की कला और राजवीर के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र पर काबू। राजवीर की आंखों में हैरानी साफ दिखी। उसे लग रहा था कि अन्ना की ये अलौकिक क्षमता और भी तेज हो गई है। पासों की खटखट की आवाज लगातार बढ़ती जा रही थी, और सबके कानों तक यही आवाज पहुंच रही थी। कुछ समझदार कैसीनो के बड़े बुजुर्ग इस आवाज से पहले ही सतर्क हो गए थे कि कुछ गड़बड़ है। पासों की टकराने की आवाज एक ही जैसी थी। उसके चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा की परत बन गई थी, जिससे आसपास के लोगों को ऐसा लगा मानो उनकी सुनने की शक्ति पर कोई भ्रम छा गया हो। किरिशन की नजरें अचानक तेज होकर उसके गिलास में रेड वाइन में एक भंवर सा घूमने लगा। डिंग! समय खत्म होने की घंटी बज उठी।
पासों की टकराने की आवाज अचानक थम गई। पूरा कैसीनो एक अजीब से सन्नाटे में डूब गया। सबने अपनी सांसें रोक लीं। जब अन्ना और राजवीर की नजरें मिली तो दोनों बेहद शांत पर खतरनाक दिख रहे थे। राजवीर ने अपनी सज्जन मुस्कान बरकरार रखी। अचानक पूरे स्काई कैसीनो में गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज उठी और उसके बाद गोलियां लगातार बरसने लगीं। जोर का हंगामा मच गया। सभी जुआरी चीखते चिल्लाते हुए भागे। कर्मचारियों के मार्गदर्शन में वे जल्दी बाहर निकल आए। अन्ना की जुए की मेज के पास खड़े दर्शक ऐसे भागे जैसे उनकी जान पर जान आई हो। कुछ ही मिनटों में पूरे स्काई कैसीनो से जुआरी हटाए जा चुके थे। यह साफ था कि कर्मचारी इससे पहले से बिल्कुल तैयार थे। ऐसी गैर जरूरी स्थिति यहाँ आम होती है। फिर भी अन्ना की मेज पर खेल बिना रुकावट के जारी रहा और किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया। इसी बीच भैरव की आवाज राजवीर के कानों में गूंजने लगी। कैप्टन राजवीर, मिशन पूरा हो गया। भैरव जमीन पर खून खराबे में लथपथ कुछ लोगों को देखकर बोला। राजवीर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन उसकी नजर अब भी अन्ना पर थी। उसकी आवाज में बदलाव खत्म हो चुका था और असली लहजा वापस आ गया। बच्चों, अपनी बात याद रखना, ठीक है? बॉस, अब शुरू हो गया है। किसी ने चाल चली है और दहशत फैलाने के लिए गोलियां चलाई हैं, असिस्टेंट ने सम्मान से बताया। किरीशम मुड़ा, अपनी असिस्टेंट को शराब का गिलास दिया, फिर ध्यान से टाई ठीक की और सूट ठीक करते हुए बोला, तो शो के लिए तैयार हो जाओ। अन्ना ने ठान लिया। तुम्हारी जिंदगी बहुत वक्त से मेरी है। राजवीर ने अपनी आंखें सिकोड़ी और उसके चेहरे पर खतरनाक गंभीरता ने जगह बना ली। उस पल उसने अपने पासे सबके सामने दिखाए। सोनू, नंदिकेश, अमृता और युवान अपनी नजरें पासों के प्याले पर जमी रही। वे सब चौंक गए। परिणाम एक जैसा था, पर नतीजे में नहीं। हर पासा टुकड़ों में टूट चुका था। अन्ना और राजवीर ने भी ऐसा नतीजा उम्मीद नहीं किया था। पूरा कैसीनो खाली हो चुका था, दोनों ही अकेले जुआरी नजर आ रहे थे। कोई और वहां नहीं था। जो लोग सुबह से छुपे हुए थे, गोलियों की आवाज सुनकर हिल उठे और अपने मकसद को पूरा करने लगे। हवा में खून और जानकारी की बदबू फैल गई और सभी उत्साहित हो गए। राजवीर ने अन्ना की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी जुआ की कला जितनी जबरदस्त है, उतनी ही मुझे तुम्हारी जिंदगी भी चाहिए। इतना कहकर ही जुए की मेज अचानक पलट गई। अन्ना उठी और तेजी से घूमते हुए तुरंत अपनी कलाई में पिस्तौल कस ली। उसने तुरंत प्रतिक्रिया की कोशिश की, पर राजवीर की चाल उससे भी तेज निकली। जैसे ही उसने अपनी पिस्तौल उठाई, एक गोली उसके हाथ को छूते हुए निकल गई। अगर वह तुरंत तेजी से नहीं हिलती तो गोली छाती में लग जाती। बॉस! खून बहता देख सब चिल्ला उठे। सभी ने अपनी पिस्तौलें निकाली और जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। अमृता ने होशियारी दिखाते हुए अपनी स्कर्ट उठाई और जांघ पर छिपी पिस्तौल निकाली। उसकी आंखें भयंकर थीं। उसने युवान पर निशाना लगाया और गोली चला दी। राजवीर मुस्कुराया। उसकी पहले से सजी हुई शक्ल अचानक खुल गई। वह अपनी बंदूक से सीधे अन्ना को निशाना बनाकर गोलियां बरसाता रहा। दोनों तरफ की टीमें वहीं हॉल में गोलीबारी कर रही थी। पीछे हटो, अन्ना ने आदेश दिया। उसने राजवीर की ताकत को कम समझा था, लेकिन उसकी अलौकिक शक्ति उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा निकली।